अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये मुझे रिदा ने कहानी भेजी है। इनका ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन इनकी शादी जिस गांव में हुई उन्होंने उस गांव के वाक़यात और अपने लाहौर के घर के वाक़यात आज की स्टोरी में मुझे सेंड किए हैं। बहुत सारी स्टोरीज जो मैं आपको सुनाता हूं जो बहुत पुरानी होती हैं, लेकिन जिन्नात आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आज भी हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। जैसे आज की स्टोरी जो रीदा ने मुझे भेजी है, ये उनका रियल नेम है। बाकी लोकेशन उन्हें अपनी भेजी है, लेकिन उन्होंने कहा फ़र्ज़ी कर दे, तो मैं इसलिए फ़र्ज़ी की वजह से इतना कह दिया ताल्लुक़ लाहौर से है और गाँव का नाम भी नहीं बताया। रिदा कहती हैं कि जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया को छोड़ गए तो मेरे लिए ये इतना बुरा सानिया था, मेरे लिए मुझे तोड़ने के लिए इतना काफ़ी था कि मेरी रातों की नींद गायब हो गई थी। मैं सिर्फ रोती रहती थी, मुसलसल रोती रहती थी। मेरे वालिद से मुझे कितना प्यार था, उनके मरने के बाद मुझे एहसास था। उनकी ज़िंदगी में भी मैं उनके साथ बहुत टची थी, लेकिन मैं ऐसी टूटी कि बिखर सी गई। माँ बाप के चले जाने का जो गम होता है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी कि मैं बिल्कुल अपने आप को चाह रही थी नॉर्मल करूं, लेकिन जैसे ही रात होती थी मेरे वालिद मुझे इतना याद आते थे कि आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी, यहाँ तक कि मैं हिचकियाँ लेती थी। तो सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, वहाँ मेरे गमों का सहारा आपकी हॉरर स्टोरी बनी। ये बकायदा उन्होंने लफ्ज़ लिखे हैं। ऐसी मैंने हॉरर स्टोरी किसी ने मुझे उस वक्त किसी ने बताई कि आप ये कहानी सुनना शुरू कर दो, और जब मैंने आपकी कहानी को सुनना शुरू किया तो कहानी सुनते सुनते मैं सो जाती थी, और जब मेरी आंख खुलती थी तो डर जाती थी कि नींद नहीं आएगी, तो फिर से कहानी को लगा लेती थी और फिर से मुझे नींद आ जाती थी। यकीन मानिए कि इस कहानी ने बहुत साथ दिया है गम को भुलाने में। एक माँ की लोरी की तरह मैं सुनती थी और सो जाती थी। ये वाक़या जो मैं आज तक नहीं भूली, उस दिन सुबह से ही जब हम उठे, गर्मियों के दिन थे, आसमान बादलों से ढका हुआ था। जहां गर्मियों के दिन में हर तरफ रोशनी सी फैल जाती है, तेज धूप के साथ गर्मी होती है, वहीं पे बादलों ने आसमां को इस तरह ढांप रखा था कि सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थीं, और बादल छतरी का सा काम कर रहे थे। हर तरफ साया ही साया था। एक ऐसा मौसम जो सबका एक पसंदीदा गर्मियों में मौसम होता है कि आज बरसेंगे बादल, रिमझिम होगी और मौसम सुहाना हो जाएगा। वहीं पे वो बादल जो आसमां पे एक गरजदार आवाज़ पैदा करते का बादलों की गड़गड़ाहट आती, तो वहीं पे एक ज़ोरदार बिजली चमकती। तो सब यही कह रहे थे कि आज बरसेंगे, तो इतनी तेज़ इतनी ज़ोर से बरसेंगे, बताते यही हैं कि आज बहुत शदीद बारिश होगी। और दिन के 3 बजे फिर बारिश की बूंदें नीचे गिरना शुरू हुई, और फिर ऐसी तेज़ी के साथ नीचे गिरना शुरू हुई कि ऐसा एक शोर सा मच गया। हर तरफ बादलों के अंदर से वो निकलने वाले कतरे जो तेज़ी के साथ ज़मीन पे गिर रहे थे, उन्होंने अपना एक शोर मचा रखा था। इंसान, चरिंद परिंद सब अपने अपने घोंसलों में चले गए थे। इतनी तेज बारिश हो रही थी, जहां हर इंसान बारिश से बचने के लिए कोई छत पे था, बच्चे कोई
नहाने के लिए बाहर निकल आए थे, कोई बड़े बेनहा रहे थे, कोई उस तेज बारिश से बचने के लिए कि कपड़े गीले ना हों छतों के नीचे चले गए थे। वहीं परिंदे भी दबक के अपने घोंसलों में बैठे थे। एक शोर सा था, ऐसा शोर जो बारिश बर्पा कर देती है, बारिश का बहुत तेज शोर था। वहीं पे लाइट चली गई। सारा दिन बारिश बरसती रही, मौसम बहुत सुहाना हो गया और रात आ गई, लेकिन अभी तक बिजली नहीं आई थी। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था, जो मेरा मोबाइल चार्ज था, मेरे रात को सोने का सहारा, क्योंकि मुझे पता था कि रात को यही मोबाइल की स्टोरी ही होगी जो मैं सुनूंगी तो मुझे नींद आएगी। बारिश के बरसने के बाद एक हब्स सी हो गई थी, गर्मी सी थी। लेकिन जब रात हुई तो मौसम फिर से ठंडा हो गया, ऐसा ठंडा कि हमें कमरों में जाके लेटना पड़ा। लेकिन बिजली अभी तक नहीं आई थी। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अभी भी दूर कहीं बादल बरस रहे थे, क्योंकि अभी भी दूर बिजली जोर से चमकती थी। थमे नहीं थे बादल। जहां हम थे वहां बारिश रुक चुकी थी, लेकिन लगता था दूर कहीं अभी भी बरस रहे हैं। हम अपनी अपनी चारपाइयों पे जाके लेटे। मेरे शौहर अपनी चारपाई पे लेटे और मैंने भी अपने कानों में हेडफोन लगाया स्टोरी सुनने के लिए और आंखें बंद कर ली। मेरे शौहर चारपाई पे लेटते ही सो गए। मैं अपनी चारपाई पे कानों में हेडफोन लगाए लेटी हुई थी। मेरी जब से इस घर में शादी हुई थी, एक चीज मुसलसल में जो नोट कर रही थी वो ये थी कि अक्सर रात को जब कहानी सोते हुए मैं सुनती थी, और वाले साहब जब जिंदा थे तब भी एक चीज मुझे महसूस होती थी कि जैसे मेरी चारपाई को कोई हिलाता है। शुरू शुरू में मुझे वहम लगा, लेकिन वाले साहब की मौत के बाद तो इतना दुख था, इतना रंजीदा थी, दुखी थी, अंदर से टूटी हुई थी कि जब मेरी चारपाई को रात को हिलाया जाता तो मैं उठ जाती थी। कहानी चल रही है, मैं सो गई थी, फिर से मैं कहानी को सुनना शुरू करती और फिर से सो जाती। बस यही एक जिंदगी की रूटीन थी। लेकिन बहुत दफा महसूस होता था चारपाई को बहुत जोर से हिलाया जाता है, क्योंकि मुझे याद है कि पहली दफा जब मैंने चारपाई को महसूस किया था, मैं एक गहरी नींद में सो रही थी। मुझे झटका सा लगा था और मेरी आंख खुल गई थी। जिस वक्त मेरी आंख खुली थी उस वक्त चारपाई हिलना बंद हो चुकी थी। तो उठते ही पहला एहसास हुआ था मैं क्यों उठी हूं। तो दिमाग ने कहा शायद तुम ख्वाब में डर गई हो, तुम्हें ख्वाब में लगा है कि चारपाई हिल रही है तभी तुम्हारी आंख खुली है, लेकिन हकीकत में तो नहीं हिल रही, मैं तो लेटी हुई हूं। ये सोच के लगा कि नहीं, ये मेरा ख्वाब था, मेरा वहम था। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इसी चारपाई के हिलने की वजह से आंख खुली। लेकिन मेरी जब आंख खुल जाती तो चारपाई हिल नहीं रही होती थी। पहला एहसास ये होता कि आंख चारपाई के हिलने से खुली है। चारपाई हिली है तभी मेरी आंख खुली है, लेकिन फिर हिल नहीं रही होती थी। तो मैं अपने आप से सवाल करती थी, ऐसा क्यों ख्वाब देख रही हूं? ऐसा क्या है कि मेरी चारपाई हिलती है और मैं जाग जाती हूं, लेकिन मैं जागती हूं तब तो मेरी चारपाई नहीं हिल रही होती। कहीं मेरा वहम तो नहीं है? लेकिन अभी भी दिमाग मेरा गवाही देता था कि नहीं, वहम नहीं, ख्वाब नहीं, यह हकीकत है, तुम्हारी चारपाई हिलती है। लेकिन उस रात जब बादल दिन सारा जोर शोर से बरसे थे और बिजली अभी तक नहीं आई थी, 12 बज गए थे, शोहर सो चुके थे, मैं भी गहरी नींद सो चुकी थी, क्योंकि मैं कहानी सुनते सुनते सो गई थी। मोबाइल मेरे सीने पे रखा था और मैं कहानी सुनते हुए सो गई थी कि एकदम से फिर वही झटका लगा कि चारपाई हिली है और मेरी आंख खुल गई है। जैसे आंख खुली तो एहसास हुआ कि फिर वही हुआ है, चारपाई हिली है और मेरी आंख खुली है। तो अपने आप से फिर से सवाल किया, क्या ये मेरा वहम कभी खत्म नहीं होगा? क्या ये जो मेरे दिल में डर सा बैठ गया है, एक वहम सा बैठ गया है कि मेरी चारपाई हिलती है, कभी मैंने इसको देखा तो नहीं हिलते, लेकिन मैं क्यों जाग जाती हूं? अब उस कमरे में कोई रोशनी तो थी नहीं, घुप अंधेरा था, हम लोग लेटे हुए थे, वैसे भी सोना था कि बिजली किसी टाइम भी आ जाएगी। और जब मैं ये बात सोच रही थी कि मेरा वहम क्यों बन गया है, मैं क्यों जाग जाती हूं, तो उसी लम्हे पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उस घुप अंधेरे में दोबारा से महसूस हुआ कि चारपाई मेरी
हिलना शुरू हो गई है और इतनी जोर जोर से हिल रही थी कि मैं एकदम से परेशान हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई शदीद जलजला आ जाता है और चारपाई हिलती है, इस अंदाज में चारपाई हिल रही थी। आज वो वहम जो लगता था कोई ख्वाब है, मैं डर सी जाती हूँ, आज यकीन में बदल गया कि वो कोई वहम या ख्वाब नहीं है, हकीकत में चारपाई हिलती है। और आज मेरी चारपाई जितने जोर से हिली थी मैं डर सी गई। अभी मैं समझ भी ना पाई थी, चंद सेकंड ही चारपाई ऐसे हिली है। मैं डरी हूं कि मुंह से कोई चीख निकालूं, बोलूं या अपने शोहर को आवाज दे के पूछूं ये क्या हुआ है, जलजला आ रहा है या हकीकत में आज पहली दफा चारपाई हिली है। वो जो इसको मैं वहम समझती रही थी हकीकत है, हकीकत में हिलती है या फिर आज जलजला आया है। अभी पूछने ही वाली थी शौहर से, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए ही चारपाई बड़ी जोर से हिली थी कि उसी वक्त एक इंतहाई गर्म तपिश, एक इंतहाई गर्म लम्स का एहसास जिसने बाकायदा मेरे पाँव से मुझे पकड़ा और पकड़ के टांगों से, दोनों से, जिस तरह किसी ने पकड़ा हो और इस अंदाज में जोर से घुमाया मुझे कि मेरा सर बाकायदा लेटे लेटे में इतनी जोर से घूमी कि जिस जगह पे मैं लेटी थी उसके कोने पे मेरा सर बड़ी जोर से लगा। बाकायदा मुझे टांगों से पकड़ के घुमा दिया गया था और मुझे सर में चोट लगी थी। और तभी मैंने जोर जोर से अपने शौहर को पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा था शायद मेरी आवाज़ गले से निकल ही नहीं पा रही। मैं तो चीख रही थी, मैं तो ऊंचा ऊंचा उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन मेरे शौहर को पता नहीं आवाज़ नहीं जा रही थी या वो गहरी नींद थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चीखती जा रही थी क्योंकि अब मैं इतना शदीद डर गई थी कि वो जलजला नहीं था, वो यकीनन किसी ने चारपाई को हिलाया था। आज तक जो चारपाई हिलती थी वो हकीकत में हिलाई जाती थी, क्योंकि चारपाई को आज हिलाने के बाद मेरे वजूद को घुमा दिया गया था कि एकदम से मुझे लगा कि मेरा वजूद जो हिलाया गया था, मेरे सर पे चोट लगी थी, एकदम से लगा जैसे मेरी आवाज़ जो मैं चीख रही थी, जो शौहर तक नहीं जा रही थी, मेरी आवाज़ वापस आ गई है। मैं उठने के काबिल हो गई हूं। ऐसा लगता था जिस्म मेरा जकड़ा गया है, मैं हिल भी नहीं पा रही। जिस अंदाज में घुमा दिया गया है, सर पे चोट लग चुकी है, वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा सा मेरा वजूद पड़ा था और मैं हिल नहीं पा रही थी कि मैंने देखा मेरे अंदर हिलने की ताकत आ गई और मैं जल्दी से हिली हूं। तभी मैंने जल्दी से अपने मोबाइल की लाइट जलाई है और जैसे ही मैंने अपने मोबाइल की लाइट जलाई है तो वो पेडेस्टल फ़ैन जो अमूमन घरों में आज भी, गाँव में और शहरों में भी बहुत सी जगहों पर एक इस्तेमाल किया जाता है, एक स्टैंड पर लगा हुआ बड़ा सा, पुराने दौर में तो ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। एक ही पंखा होता था और लाइन में चारपाइयों पे सब सोते थे और वो पंखा घूमता था और सबको हवा देता। अब तो इस तरह के मॉडर्न है, सेंट्रल एसी हैं और मॉडर्न फ़ैन आए हुए हैं। वो एक गोल सा पंखा होता था, तो पेडेस्टल फ़ैन उसको कहते थे, बड़े वाला। तो तभी जैसे ही मैंने अपने मोबाइल की लाइट जलाई है और लाइट जलते ही जब मेरी लाइट, क्योंकि मैं तो खौफज़दा थी और उठ गई थी और मैंने तभी मोबाइल ही जलाना था, और जैसे ही लाइट जलाई है उसी वक्त लाइट सामने पंखे पर पड़ी है और पंखे पर लाइट पड़ते ही पंखा मेरी आंखों के सामने, लोहे का पंखा धस करके नीचे जमीन पे गिर गया है। और मैंने जल्दी से उस वक्त छलांग मारी है, अपने शौहर को जाके जिस तरह झंझोड़ा है, वो गहरी नींद में थे, इस तरह झंझोड़े जाने पे वो भी चीख मार के उठ गए, वो भी डर गए थे, क्या हुआ क्या हुआ, वो खौफजदा हो गए। मैंने बहुत बुरी तरीके से उनको झंझोड़ दिया था। वो एकदम से उठ के बैठ के परेशान से हुए, आंखें मलते हुए मोबाइल की रोशनी मैंने उनकी तरफ की और वो देखने के काबिल हुए कि अभी तक लाइट नहीं आई, गुप अंधेरा है, लेकिन मैं सहमी हुई उनके सामने हूं। तो मुझसे बोले क्या हुआ है रिदा? तो मैंने उनको बताया कि किस तरह मैं सो रही थी, कैसे मेरी चारपाई को हिलाया गया और उसके बाद मुझे टांगों से पकड़ के गोल घुमा दिया गया, मेरे सर में चोट लगी है। मैं आपको आवाज़ें दे रही थी, आपको आवाज़ें नहीं आ रही थी। मेरे शौहर ने कहा मुझे तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा मैं तो गला फाड़ फाड़ के बोल रही थी, चीखें मार रही थी, आपका नाम जोर जोर से पुकार रही थी। मेरे शौहर बोले
मुझे तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा उसके बाद मैंने जैसे ही अपने जिस्म जो जकड़ा हुआ था जैसे ही खुला है तो मैंने फौरी तौर पे ये मोबाइल की रोशनी जलाई है, तो मेरी आंखों के सामने वो देखो पंखा अभी तक गिरा पड़ा है, पंखा गिर गया है खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने। और तभी मैं आप तक पहुंची हूं और आपको मैंने जगाया कि उठ जाएं। कुछ देर बैठे रहे और मुझसे बोले, रिदा कुछ भी नहीं हुआ, तुम डर गई हो। वाले साहब की मौत के बाद तुम वैसे भी बहुत गमज़दा हो, अभी तक तुम नॉर्मल नहीं हो सकी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई ज़लज़ला नहीं आया, किसी ने पकड़ के तुम्हारे जिस्म को नहीं किया, तुम नींद में डर गई हो, तुम्हारा वहम है रिदा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा वो पंखा, वो कहते हैं वो शायद पहले का गिरा हुआ है या गिर गया है, कुछ भी हो सकता है, या तुम्हारी नींद में उसको टांग लग गई है, बाजू लग गया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ओके तुम सो जाओ, लेटो अब तुम। रिलैक्स करने के लिए उन्होंने मुझसे कुछ बातें इस तरह की और उसके बाद मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। और जब देखा मैंने आंखें बंद कर ली हैं तो वो खुद भी बिस्तर पर लेट गए, लेकिन शायद उनको अभी नींद नहीं आई थी कि 5 से 6 मिनट गुजरे थे कि उसी वक्त छत के ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। मैं भी अभी सोई नहीं थी, मुझे भी 5-6 मिनट ही हुए थे आंखें बंद किए हुए, क्योंकि मैं कैसे सो सकती थी, मेरे साथ इतना बड़ा वाकया हुआ था। लेकिन शौहर यही समझ रहे थे शायद मेरा वहम है। लेकिन छत पे जैसे ही वो दौड़ने की आवाज़ आई, कोई तेज़ तेज़ दौड़ रहा था, तो उस कमरे में लेटे हुए जहाँ मैंने मोबाइल की लाइट ऑफ कर दी थी, फिर से घुप अंधेरा था, मेरे शौहर की आवाज़ आई, रिदा। मैंने कहा जी, ये छत पे दौड़ने की आवाज़ तुम्हें भी आ रही है? मैंने कहा हाँ जी, मुझे भी आ रही है, मैं ये क्लियर आवाज़ सुन पा रही हूँ, कोई तेज़ तेज़ छत पे दौड़ रहा है। कहते हैं यार इस वक्त कौन है, मोबाइल मुझे दिखाओ, मैं ज़रा ऊपर देख के आऊँ ये कौन है इस वक्त। ऐसे भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, अगर कोई ऊपर चढ़ा हुआ है भाग रहा है, क्या है, मैं ज़रा देख के आता हूँ। उन्होंने मोबाइल उठाया और वो छत की तरफ चले गए। मैं नीचे लेटी रही, थोड़ी देर के बाद वो जब वापस आए, मोबाइल उनके हाथ में था, तो वो काफ़ी घबराए हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? आगे चुप करके बैठ गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं समझ नहीं आई, मैं ऊपर गया हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही छत पे गया हूँ तो मैंने इस रोशनी से देखा, सामने सारा मंजर मेरी आंखों के आगे क्लियर था, छत पे कोई भी नहीं था। लेकिन क्लियर उस लम्हे वहीं खड़े हुए मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। कोई बाकायदा दौड़ रहा था जो नीचे, जिसको हम आवाज़ सुन पा रहे हैं क्योंकि पंखे बिजली सब कुछ बंद है, क्लियर एक रात को आवाज़ आ रही है खामोशी की वजह से। छत पे खड़े हुए उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ क्लियर आ रही थी क्योंकि मेरे सामने ही छत पे कोई दौड़ रहा था, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अच्छी तरीके देख लिया कि क्लियर आवाज़ तो आ रही है दौड़ने की, पर है कोई नहीं। तो मैं जल्दी से सीढ़ियाँ मुड़ाऊँ और नीचे आ गया हूँ। रिदा, क्या वाकई तुम्हारे साथ वो सब कुछ हुआ है? अब ये सवाल करने का मतलब ये था जैसे वो अपने आप को यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि मैंने बीवी को कुछ देर पहले मुतमईन करके तो कह दिया कि कुछ नहीं तुम्हारा वहम है, लेकिन इस वाकये के बाद जो ऊपर छत पे हुआ है तो खुद ही बीवी से बोले, वाकई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था कि किसी ने चारपाई को हिलाया, किसी ने तुम्हें पकड़ के घुमा दिया और पंखा गिरा? मैंने कहा जी हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा मैं गलत बयानी नहीं करूंगी, मैं नींद में नहीं थी। आपने कहा मैंने बहस नहीं की, मैं चुप कर गई, लेकिन ये हकीकत है। अब आप अपनी आंखों से ऊपर देख के आए हैं, तब आपको यकीन आया है कि मेरे साथ भी हुआ है, वरना आप ये समझ रहे थे कि नहीं मेरा वहम है, मैं डर गई हूँ। तो मुझे कहते हैं खैर परेशान ना हो, है अल्लाह की मखलूक, लेकिन उन्होंने हमें तंग नहीं किया, हमें डिस्टर्ब नहीं किया, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम सो जाओ। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे शौहर परेशान हो गए, मुझे कह तो रहे हैं सो जाओ, लेकिन वो खुद भी नहीं सोएंगे और ख़ुद भी परेशान हो गए थे। हम दोनों लेटे रहे। काफ़ी देर के बाद लाइट आ गई, और जब लाइट आ जाती है, रोशनी एक ऐसा एहसास है, जितना भी घुप अंधेरा हो, जब उसमें आप रोशनी जला दें तो एक खौफ खुद ब खुद कम हो जाता है। पंखे चल गए, एक खौफ जो था वो ख़त्म हो गया। यूं हम दोनों फिर गहरी नींद सो गए। वो कहती हैं उसके बाद जो उसी घर में एक वाक़या हुआ कि मैं, अम्मी और मेरे हस्बैंड भी घर में ही थे। हम लोग बैठे सहन में बातें कर रहे थे कि
बातें करते करते ऐसे एकदम से आवाज़ आई है, कमरे का दरवाज़ा जैसे किसी ने खोला हो, खोलने की एक आवाज़ आई है क्लियर, और दरवाज़ा खोलने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया गया हो। तो मैंने एकदम अम्मी को मुखातिब किया, अपनी सास को, मदर इन लॉ को। मैंने कहा अम्मी आपको आवाज़ आई है? कहती हैं हाँ, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई है। कौन है तुम्हारे कमरे में? मैंने कहा अम्मी मेरे कमरे में तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपने क्लियर आवाज़ सुनी है ना? वो कहती है हाँ मैंने सुनी है कि दरवाज़ा खुला है और बंद हुआ है। क्लियर एक आवाज़ आई थी, एक डाउट नहीं था, वो क्लियर मेरे ही दरवाजे की आवाज़ थी, खुलने की एक जो मखसूस आवाज़ आती थी, वो अम्मी ने भी सुन ली थी, मैंने भी सुन ली थी। दरवाज़ा खुला और बंद हुआ तो मैं उठ के खड़ी हुई। मम्मी कहती हैं देखो कौन है अंदर। और जब मैं दरवाजे को देखने की तरफ जा रही थी तो मेरे शौहर पीछे से आगे मुझसे पूछते हैं क्या हुआ? मैंने कहा दरवाज़ा खुला है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। तो उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, कहते हैं दरवाजे को तो बाहर कुंडी लगी हुई है, ये कैसे खुल सकता है? बाकायदा वो वाली कुंडी लगी हुई थी जिसको जोर लगा के खोलना पड़ता है, उसके बगैर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद नहीं हो सकता, खुल नहीं सकता। कहते हैं इसको तो कुंडी है। मैंने कहा लेकिन मैंने क्लियर इसको खुलने की और बंद होने की आवाज़ सुनी है, और ये आवाज़ जो हमारे ही दरवाजे की है। और मैंने उसी वक्त अम्मी से भी पूछा है तो उन्होंने भी आगे से यही कहा है हाँ दरवाज़ा खुला और बंद हुआ और तुम्हारे कमरे का है। तो मैं समझी शायद आप हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं तो इधर हूँ। तो कमरे में कौन है? शौहर कहते हैं रुको मैं कमरे में देखता हूँ। कमरे के दरवाजे को खोला गया बड़ी एहतियात के साथ। यकीनन उनके दिल में भी एक बात आ गई थी कि खुद ब खुद दरवाज़ा खुला है। माँ ने भी सुना है, सिर्फ रिदा का खौफ नहीं है, वहम नहीं है। उन्हें कमरे की लाइट जलाई और उसके बाद कमरे में हर तरफ देखना शुरू कर दिया। इधर उधर कौन है कमरे में, कहाँ कोई छुपा है, क्या हुआ है, हर जगह पे देख लिया। एक दिन की रोशनी में ये वाकया हो रहा है तो कोई चोर ही आ सकता है, कोई हमसाई औरत आ सकती है, कोई हमसाइयों का बच्चा आ सकता है। किसी की भी शक जिन्नात की तरफ नहीं, इंसानों की तरफ जा रहा था कि कोई इंसान छुप गया है। लेकिन बात फिर वही थी, अगर अंदर छुपा है तो दरवाजे को कुंडी कैसे उसने बाहर से लगा दी? अगर वो अंदर था तो कुंडी भी अंदर से लगी होनी चाहिए थी। पूरा कमरा छान मारा लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। सास भी पीछे आके खड़ी हो गई, उन्होंने भी देखा। कहती हैं आवाज़ तो क्लियर आई है, मैंने भी सुनी है, लेकिन अंदर अब कोई भी नहीं था। खैर ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं था कि इसके ऊपर हम लोग बहुत टेंशन लेते या शदीद उसमें आते। तो बात आई गई हो गई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैं एक दफ़ा अपनी छोटी बेटी का फीडर, दूध पिलाने के लिए जो बच्चों का फीडर होता है, मैं फीडर धो रही थी। और मेरी बेटी को भूख लगी थी और मैं जल्दी से इस कोशिश में थी कि मैं जल्दी से फीडर धोऊं और बेटी को दूध दूं। फीडर धोते हुए जैसे मैं खड़ी हुई, जैसे अम्मी के कमरे की तरफ मेरी निगाह गई तो उसी वक्त मैंने देखा कि अम्मी के कमरे के अंदर कोई तेजी से अंदर गुजरा है। दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर वाली साइड से कोई गुजरा है। मैंने खैर फीडर धो लिया और मैं अम्मी के पास गई। मैंने कहा अम्मी कौन आया हुआ है? कहती कहाँ? मैंने कहा आपके कमरे में जो है। क्या मतलब? अम्मी वो आपके कमरे में कोई गया है ना अभी? कहती है नहीं, घर में तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे सिवा, तुम्हारी बेटी के अलावा मतलब और तो कोई भी नहीं है। आप और मैं हैं, हम दोनों हैं और कोई भी नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी, मैंने बाकायदा अभी देखा है, क्लियर देखा है, आपके कमरे के अंदर क्लियर था। मैंने कहा कोई आपकी मेहमान आई होगी, कोई मर्द या औरत मुझे ये नहीं देख सकी, लेकिन कोई इंसान ही था जो क्लियर ऐसे गुजरा है। मेरा वहम नहीं है, मैंने क्लियर देखा। तभी तो मैंने पूछा शायद कोई मेहमान आए या कोई कौन आ गया है। अम्मी चौंक सी गई है। अम्मी कहती हैं तुम्हें यकीन है कोई देखा है? मैंने कहा हाँ अम्मी, मैं गलत बयानी क्यों करूंगी, क्लियर मैंने देखा है। अम्मी कहती हैं आज हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, कौन गया अंदर। हम दोनों चलती हुई अंदर कमरे में पहुंच गई हैं। दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था और अंदर नजर आता, दिन की रोशनी थी। हम दोनों अंदर जब दाखिल हुई हैं, अम्मी और मैं कमरे के अंदर झांकना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस अंदाज में मैंने कदम रखा है कि मेरे दिल की धड़कन तेज थी कि नहीं, मैंने आज क्लियर किसी को देखा है। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि किसी को मैं इस तरह जाते हुए देख रही थी। वो शुबा, शकूक या वहम नहीं था,
क्लियर किसी वजूद को मैंने गुजरते हुए देखा था, लेकिन इतना था कि इंसानी वजूद, मर्द या औरत, ये नहीं अंदाज़ा हो सका था। वो तेज़ी से गुजरा था, लेकिन ये क्लियर था कि कोई गुजरा है वहाँ से। हमने कमरा पूरा देख लिया, हर जगह पे देख लिया। जब हर जगह पे चेक हो गया कि नहीं है, तो अम्मी कहती हैं यहाँ पे भी तो कोई नहीं है। तो उसी लम्हे हम, अम्मी और मैं, दरवाजे के करीब खड़े थे कि तभी हमारी आंखों के सामने वो दरवाज़ा खुद ब खुद किसी ने खोल दिया और उसके बाद धज़ करके दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। घर में मेरे और अम्मी के अलावा कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने किसी को देखा था। अम्मी ने कहा कोई नहीं, और हम अंदर उसको देखने ही आए थे कि वहम है या कोई है अंदर। लेकिन एक इतना बड़ा किसी ने हमें साइन दे दिया हमारी आंखों के सामने। हवा तो थी नहीं, और हवा से ये दरवाज़ा कहाँ बंद होता है जिस जगह पे था। इस अंदाज में दरवाजे को खोला गया और बंद किया गया कि मेरी और अम्मी की उसी वक्त हालत ऐसी होगी। मैं दौड़ी हूँ जब दरवाज़ा खुला और बंद हुआ है। खोला है दरवाज़ा, शुक्र है दरवाज़ा खुल गया, और जल्दी से हम दोनों भागे, क्योंकि दरवाजे को बंद करने का अंदाज़ ऐसा था, ऐसे ज़ोर से बंद किया गया जैसे कोई अपनी मौजूदगी का एहसास गुस्से में दिला रहा हो। खोल के इतनी ज़ोर से बंद किया गया। मैं तेज़ी से भागी, मैंने अपनी बेटी को बाहर से उठाया, उठा के मेरी मदर इन लॉ भी भागती हुई बाहर आ गई। हम बाहर आ गए और मैंने अम्मी से कहा, अम्मी अब तो आपको यकीन आ गया ना, मैंने आपको कहा है कोई अंदर गया है। मैंने किसी को क्लियर जाते हुए देखा है, मेरा वहम नहीं था। उसके बाद जो कुछ हुआ है, उसके बाद कोई गुंजाइश है? तो अम्मी कहती है नहीं, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है। अंदर जो भी था उसने अपनी क्लियर मौजूदगी का एहसास दिलाया है, जिस तरह दरवाजे को खोल के ज़ोर से उसने बंद किया है। अम्मी कुछ सोच में पड़ गई और मुझे कहती हैं, नहीं ये पहली दफ़ा नहीं है रिदा, ये बहुत अरसे से इस घर में हो रहा है। तो मैं सच बताऊं, मैं हमेशा यही समझती रही ये मेरा वहम है। मैं किसी को बताऊंगी तो लोग मुझ पे हंसेंगे। कई ऐसे वाकयात भी हुए, मैं उस दिन भी नहीं भूल सकती जब पहली दफ़ा मेरे साथ ये वाकया हुआ था कि मेरे पास कुछ पैसे थे जो जमा किए हुए थे। वो मैंने एक ख़ास जगह ऐसी बनाई हुई थी जो मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता था उस जगह का। एक होता है कि लॉक में रखना, लॉक को ताला लगा देना, इस तरह कर देना, वो तो शायद हो सकता है किसी के पास चाबी हो, कोई जाके खोल ले और छुपा दे। वो जगह ऐसी थी कि मेरे अलावा उस जगह तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था। मैंने उस जगह पे पैसे कुछ रख दिए। अगले ही दिन मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, और मैं जब वहाँ पैसे लेने के लिए पहुंची और मैंने वो बॉक्स और चीज़ें खोली, वहाँ पे पैसे नहीं थे। मैं एकदम परेशान हो गई कि पैसे कहाँ गए। क्योंकि एक होता है, एक सामान कुछ इस तरह के होते हैं कि ख़वातीन को पता होता है कि इसमें सुई धागे वाली बॉक्स है, फलाना बॉक्स है, वो कोई भी नहीं छेड़ता होता। किसी को चाहिए भी होता है तो माँ से मांगा जाता है, अम्मी वो कहाँ है, क्योंकि पता ही नहीं होता, माँ ही संभाल के रखती हैं। तो ऐसा ही एक बॉक्स था, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सकता था। तो मैंने जब देखा उसमें पैसे नहीं है तो मैं हैरान हो गई हूँ, पैसे कहाँ गए हैं। लेकिन मैं किसी से जिक्र भी नहीं कर सकती थी। वो अगले कहते कि ये कहाँ रखने की जगह थी, तुमने कहाँ रख दिए जो तुम परेशान हो रही हो। खैर 2 दिन में परेशानी, मैंने अच्छी तरीके पूरा बॉक्स अंडेल दिया अच्छी तरह। अब मैं टेंशन में आ गई थी, अच्छे खासे पैसे थे। मैंने पूरा छानबीन कर ली, हर जगह पे देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन पैसे नहीं मिले। और मैं परेशानी में फिर से सामान वहीं पे वापस रख दिया। 2 दिन सुकून से गुजर गए और मैं शदीद परेशान थी कि या अल्लाह मेरे पैसे कहाँ गए, मैं क्या करूं। तो दूसरे दिन मुझे किसी काम से उसी बॉक्स को फिर से खोलना था, उसमें से कोई चीज़ निकालनी थी। पैसे का तो मुझे दुख था कि पैसे चले गए, ये मुझे पता था कि घर के किसी फ़र्द ने नहीं गए, लेकिन सवाल अब भी था किसी फ़र्द ने नहीं उठाए तो पैसे कहाँ गए हैं। खैर मैंने वो बॉक्स खोला, चीज़ निकालने लगी तो मैंने देखा नीचे पैसे रखे हुए हैं, और मैंने जल्दी से उसको हटा के देखा और हैरान हो गई ये पैसे कहाँ से आए। क्योंकि मैंने जब इस बॉक्स को चेक किया था तो सारा नीचे उंडेल दिया था, इतनी चीज़ें तो उसमें थी ही नहीं कि पैसे नज़र ना आते। फिर भी तसल्ली करने के लिए मैंने सारा उंडेल दिया था और एक एक चीज़ वापस इस बॉक्स में रखी थी कि कहीं छुप ना गए हों, लेकिन नहीं थे उसके अंदर। लेकिन 2 दिन बाद खुद ब खुद पूरे के पूरे पैसे मुझे वहीं से मिल गए थे।
और लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसों का मामला था। अब मेरे साथ अक्सर ऐसे होता था कि मैं कोई चीज़ रखती थी तो, और जब मैं वहाँ पे देखती थी तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती थी। लेकिन मैं अपने आप से सोचती थी चीज़ कहाँ जाती है, फिर 2 दिन बाद वापस आ जाती है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे जहन में यही था कि शायद मेरा ये वहम है। मेरी सासू माँ ने कहा, क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा ऐसा कहा कि मुझे बाकायदा महसूस बहुत कुछ होता था, लेकिन मैं उसको हमेशा वहम समझती रही। जैसे जितनी क्लियर दरवाज़ा आज खुला है, तुमने मेरी तवज्जो दिलवाई है और हम दोनों ने खड़े होकर उसको महसूस किया है, इस तरह मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैं समझती थी हवा से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन बहुत अरसे से मैं इस घर के अंदर इसी तरह ही महसूस कर रही थी। वो कहती हैं रिदा, कुछ अरसे बाद मैं और मेरी आपी हम अपने घर में थे। अम्मी अबू लोग बाहर गए हुए थे। मेरी जो भाभी की दादो थी वो घर पे थी, दादी घर में थी, मेरा भाई भी घर में था। तो मैंने और आपी ने प्रोग्राम बनाया और कि घर की ना आज सफाई कर लेते हैं मिलके। अम्मी अबू लोग नहीं हैं, वो वैसे भी आज नहीं आएंगे रात को, हम घर में हैं। तो हम डरे नहीं, तो इसलिए दादो घर में आ गई थी कि वो अकेली हैं, लड़कियां साथ में लड़का है, तो चलो एक बुज़ुर्ग साथ होना चाहिए, तो वो हमारे साथ रहने के लिए आ गई थी। उसके बाद हम लोग सफाई बांट ली कि ये वाले सारे काम तुम करो, ये वाले काम मैं करूँगी। हमने कहा ठीक है आप ही, और सामान उठाया और जिस तरह एक सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मतलब जिस तरह एक अच्छे तरीके साफ़ करते हैं, ऐसे साफ़ करते 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 रात का 1 बज गया। मेरा भाई आया, मैं उस वक्त आखिरी फ्रिज साफ़ कर रही थी। मेरा भाई उठ के आ गया, मुझे कहता है यार बस कर दो, रात का 1 हो गया और कितना काम करना है, बस कर दो, सो जाओ। मैंने कहा भाई ये आखिरी फ्रिज रह गया है, आप ही ने अपना सारा काम कर लिया। वो मोबाइल पे बैठी कुछ देख रही थी, तो मेरा सिर्फ ये आखिरी फ्रिज रह गया, ये मैं धो के इसके बाद मैं नहाऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी, बस मेरा आखिरी है, इसके बाद और कोई काम नहीं है। भाई जैसे ही गया उसी वक्त मैं फ्रिज को साफ़ करी थी। सारा साफ़ करने का मतलब होता है पूरा सामान बाहर निकालना, ना एक एक चीज़ें बाहर निकाल कर ट्रे फ्रिज के अंदर जो जो होती हैं वो सारी को साफ़ करना। कि मैं साफ़ करी थी, मुझे ऐसा एकदम महसूस हुआ कि मैं ऐसे मुड़ी हूँ, जैसे साफ़ करते करते कमर सीधी करने के लिए बंदा खड़ा होता है, ऐसे सीधी खड़ी हुई हूँ, एकदम मेरी निगाह पड़ी है, तो वो जो सामने पीछे कमरा था, उस कमरे से किसी ने मुझे झांक के देखा था। कमरे की लाइट ऑफ थी, दरवाजा उसका खुला हुआ था, लेकिन फिर भी क्लियर किसी ने मुझे झांक के देखा था। और मैं जैसे खड़ी हुई तो मैं ऐसे चौंक सी गई और मुझे लगा कि मेरा वहम नहीं है, मुझे किसी ने झांक के देखा है। क्लियर मैंने उसको देखा था, जो भी था उसने मुझे झांक के देखा था। मैं फिर से फ्रिज करने में लग गई कि शायद वहम हो सकता है, क्योंकि एकदम से रात हो गई है, थक चुकी हूं मैं और मेरा वहम होगा। लेकिन मेरा दिमाग उसी तरफ था और काम करते करते मैंने जैसे ही दोबारा देखा तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, इस दफा देखने वाला क्लियर था। बड़ी बड़ी आंखें थीं जो घुप अंधेरे के अंदर बाकायदा चमकी थीं, सफ़ेद आंखें, इतनी बड़ी आंखें जो किसी इंसान की नहीं होती, किसी जानवर, बहुत बड़े जानवर की आंख हो, बहुत बड़ी आंख हो, तो ऐसे यानी इंसानी आंख से भी डबल बड़ी 2 आंखें बाकायदा चमकी थीं कि अंदर किसने मुझे देखा। और मैं तब झटका लेके खड़ी हुई कि ये इस दफा तो क्लियर था, लेकिन इतना ही था कि या मैंने देखा और वो आंखें एक दफा झपकी और गायब हो गई हैं। मैंने कहा ये मेरा वहम नहीं था, आंखें थीं जो झपकी थीं और गायब हुई हैं। अब मेरा दूसरी दफ़ा क्योंकि ध्यान गया था, मेरे दिल में आ गया था नहीं 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 कुछ गड़बड़ है, और मेरा फ्रिज तकरीबन ख़त्म ही होने वाला था कि उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कुछ पीछे हुआ है। एक अजीब सा एक शोर सा पैदा हुआ। अब रात का 1:30 बज रहा है, आप ही अपने मोबाइल पे, हर तरफ खामोशी है, भाई भी सोने के लिए चला गया है, दादो भी शायद सो रही हैं, कि मैं फ्रिज साफ़ करते हुए एकदम से एक एहसास हुआ पीछे कोई एक शोर सा पैदा हुआ है, एक अजीब सा शोर।
मैं मुड़ी हूँ और जैसे ही मुड़ी हूँ तो उसी वक्त मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, ये एक सफ़ेद शलवार कमीज़ थी जो पहने हुए था वो नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन ये सफ़ेद शलवार, कुर्ता जिस तरह होता है, शलवार नहीं कुर्ता, कुर्ता पजामा पहनते हैं ना, ऊपर कुर्ता होता है, नीचे स्ट्रेट सा पजामा होता है, शलवार नहीं, कुर्ता पजामा ज़मीन से तकरीबन 3 फुट, 2 से 3 फुट ऊपर हवा में सामने खड़ा है और इस अंदाज में सामने है जैसे किसी ने कुर्ता पजामा पहन रखा है लेकिन पहनने वाला नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उस कुर्ते पजामे के अंदर से इतनी तेज़ रोशनी निकल रही थी जैसे ये कुर्ता पजामा किसी लाइट का बना हो, रोशनियों का बना हो। इतनी तेज़ उसमें से रोशनी निकल रही थी कि जिस जगह पे मैं खड़ी थी बाकायदा वहां तक उसकी रोशनी आ रही थी। इतना तेज़ उस सफ़ेद कुर्ते पजामे में से रोशनी थी और वो 3-4 फुट ज़मीन से ऊंचा था, लेकिन उसको देख के लगता था किसी ये बड़े लंबे कद के बंदे का नहीं है, ऐसे किसी शख्स का ये कुर्ता पजामा है जिसकी हाइट कोई तकरीबन 4 फुट होगी। बहुत लंबी उसकी हाइट नहीं लगती थी। उस पजामे को देख के और कुर्ते को देख के लगता था कोई लंबी हाइट वाला नहीं है, छोटी हाइट वाला है जिसका ये कुर्ता है। लेकिन उस कुर्ते के अंदर, पजामे के अंदर था कोई नहीं। वो फ़ज़ा में इस अंदाज में खड़ा था, लहरा रहा था कि उसके अंदर से रोशनियाँ निकल रही थी। पहनने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा था और मैंने उसको फ़ज़ा के अंदर 8 से 9 सेकंड खड़े हुए देखा है। 8 से 9 सेकंड वो मेरे सामने खड़ा रहा है, क्लियर उसके अंदर से रोशनी नज़र आती रही और मैं ऐसे गुमसुम सी, ऐसे साकित सी हो के बुत सी बनी खड़ी उसको देखती रही हूँ कि ये तो जेन्युइन मंजर है, ये तो हकीकत में नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये कौन है, कौन पहने हुए है, कौन इस वजूद के अंदर, इस लिबास के अंदर कौन वजूद है जो इस तरह सामने खड़ा है। कि 9 सेकंड बाद खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने वो गायब हो गया। और गायब कैसे हुआ? जैसे कोई घूमता है, उसका मुंह मेरी तरफ था, कुर्ते पजामा जो भी पहने हुआ था जो नज़र नहीं आ रहा था वो उस तरह मेरे सामने था और एकदम तेज़ी से वो घूमा है और जैसे ही घूमा है, घूमने के दौरान ही वो गायब हो गया है। जस्ट मेरी आंखों के सामने घूमा है और घूमते ही वो गायब हो गया है। मैं उसी वक्त भागी हूँ आपी के पास। आपी मोबाइल पे लगी हुई थी। मैंने कहा आपी आपी आपी, कि क्या हुआ है, क्या हुआ है? मेरी हालत ऐसी थी, मेरी आवाज़ कांप रही थी, मैं शदीद डर चुकी थी। मैंने उनको मंजर बताया कि मेरी आगे अभी अभी आंखों के सामने 8 से 9 सेकंड ऐसा मंजर नजर आया है और उससे पहले कमरे से बाकायदा 2 दफ़ा किसी ने मुझे झांक के देखा है। आप ही कहती है आ जाओ कमरे में, दरवाज़ा खोल के देखते हैं। लेकिन हमने डर के दादी को भी, दादो को भी जगा दिया कि दादी इस तरह हुआ है, अभी अभी हुआ है। कहती है आ जाओ, चलो चल के लाइट जलाओ। हम लोग डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दरवाजे तक पहुंचे और स्विच को ढूंढते ढूंढते कांपते हाथों के साथ हमने स्विच जला दिया। जैसे ही हमने स्विच जलाया तो उसी लम्हे जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए थे तो मैंने, मेरी आपी ने और मेरी दादो ने इतनी तेज़ खुशबू को सूंघा, इतनी तेज़ हमारे नाक ने खुशबू को सूंघा, इतनी ज़बरदस्त और इतनी तेज़ महक थी कि हम सूंघते ही रह गए। कमरा ऐसा रोशनी से, खुशबू से, रोशनी कह गया, ऐसा खुशबू से भरा हुआ था, इतनी ज़बरदस्त खुशबू कि हम आंखें बंद करके इनहेल करके बाहर खुशबू निकाल रहे थे, परेशान कि ये कैसी ज़बरदस्त सी खुशबू है। तो तभी दादो बोली हैं, ये नेक बुजुर्ग जिन है जिसको तुमने कुर्ते पजामे में देखा है, उसके वजूद की ये जो खुशबू है, ये इस खुशबू का जो एहसास है, इसी बात की दलील है, अलामत है कि वो कोई जिन है और नेक जिन है। जितने भी नेक जिन, बुज़ुर्ग जिन होते हैं, जब वो घरों में दाखिल होते हैं, आते जाते हैं तो उनके वजूद से बाकायदा खुशबू आती है। एक नेक जिन है। लाइट बंद करो और बस जितना काम हो गया है काफ़ी है, बाकी रह भी गया है सुबह करना। ये रात ऐसी जिन्नात के लिए होती है,
दिन की रोशनी इंसान के लिए बनाई गई है, इसलिए कहा गया है जैसे ही रात हो जल्दी सो जाओ, कोई और मखलूक भी बाहर निकल आती है। तो हम दादी के कहने पे अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। अम्मी अबू वापस आए तो मैंने सारा वाकया अम्मी को बताया कि अम्मी ऐसे ऐसे हुआ है, कि तभी मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि अम्मी ने उसके बाद बताया कि मेरे साथ भी इस घर में वाकया हो चुका है बेटा, तुमने पहली दफ़ा ये नहीं देखा, मैं ये देख चुकी हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ था अम्मी? वो बोली गर्मियों के दिन थे जब तुम्हारा भाई 10 से 12 दिन का हुआ था, अभी पैदा ही हुआ था, उसको पैदा हुए 10 से 12 दिन ही हुए थे। मैं गर्मियों के दिन थे, बाहर लेटी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा करूं, अपनी जो चारपाई है इसको घसीट के बिल्कुल पंखे के सामने डाल दूं, क्योंकि पंखे की हवा मुझ तक नहीं आ रही थी, बाकी लोगों तक भी पंखे की हवा जा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो एक पंखा सब वो मेरे लिए था, वो सबके लिए था पंखा। तो मैंने कहा जिस तरफ इसकी हवा जा रही है मैं ऐसे करती हूँ, अपनी चारपाई को घसीट के बिल्कुल उस जगह पे डाल देती हूँ, तो मुझे भी सही हवा लगती रहेगी, बाकियों को भी हवा लगती रहेगी। भाई तुम्हारा सोया हुआ था, 12 दिन का भी बच्चा था ये। तो मैंने आहिस्ता से अपनी चारपाई को रात को घसीटा और दरवाजे के आगे डाल दिया। दरवाजे के आगे रास्ता तो रुक गया, क्योंकि अब सुबह ही किसी ने आना बाना अंदर से आना था या बाहर जाना था। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी। दरवाजे के आगे मैंने चारपाई डाली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई खटका सा हुआ है। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, वो सो रहा है, तो कहाँ से खटका हुआ? इधर उधर देखा तो कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन खटका एक क्लियर महसूस हुआ था। खैर मैंने चारपाई को फिर अपनी जगह पे सेट किया और सोने के लिए जैसे ही लेटने लगी हूँ तो मुझे फिर से महसूस हुआ है कि जैसे कोई खांसा हो। खांसने की सी आवाज़ आई रूम के अंदर से। तब भी मैं एकदम से चौंक गई और मैंने एकदम से अंदर देखा, अंदर तो कोई नहीं है, सारे तो मेरे सामने मौजूद हैं, पंखे के सामने सो रहे हैं। तो ये कौन खांसा है? मैंने कहा मेरा वहम होगा या कोई दूर से आवाज़ आई होगी। मैं कोई उसको अपने आप को मुतमईन ना कर सकी। मैंने कहा होगा, मुझे नींद आ रही थी, मैं थकी हुई भी थी। तो मैंने खैर चारपाई पे लेटी और पंखे के सामने लेटी तो मैं सो गई। एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पे पड़ा। वो इतना ज़ोरदार थप्पड़ था कि बाकायदा मेरे कान से, उसी कान से जिस सिमत में वो गाल पे थप्पड़ पड़ा था, शाएं 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 की काफ़ी देर ऐसे आवाज़ आती रही। मैं अपने कान को हिलाती रही, मेरा कान बंद सा हो गया। इतनी ज़ोरदार थप्पड़ था। मुझे जैसे ही थप्पड़ पड़ा मेरी आंख खुल गई, और जैसे ही मेरी आंख खुली तो वो मैं नींद में थी, लेकिन थप्पड़ इतनी ज़ोर से मारा गया था कि उसकी दर्द, उसकी शिद्दत मुझे महसूस हो रही थी और मेरे कान साएं साएं कर रहा था उस थप्पड़ की वजह से। और मैंने गाल पे हाथ रख दिया कि किसने मुझे थप्पड़ मारा है। मेरे इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। मैं एकदम से चारपाई पे उठ गई कि किसने हरकत की है, क्योंकि जिसने थप्पड़ मारा था, कोई भी, तुम्हारा बाप दादा, कोई भी थप्पड़ मारेगा तो इतनी जल्दी तो दूर जा ही नहीं सकता। या मुझे थप्पड़ पड़ा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, मेरी आंख खुल गई। किसी आप सोए हुए को थप्पड़ मारे ना, वो जितनी गहरी नींद सोया हो, या थप्पड़ पड़ेगा उसी वक्त उसकी आंख खुल जाएगी, आप भाग नहीं सकते। तो मैं हैरान थी किसने थप्पड़ मारा जो इतनी जल्दी भाग भी गया। चारपाई के नीचे भी मैंने देख लिया, कोई चारपाई के नीचे छुप गया क्या मुझे कोई थप्पड़ मार के? चारपाई के नीचे भी कोई नहीं। मैं एकदम से परेशान कि ये किसने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं जल्दी से उठ गई और अम्मी बोली मैंने तुम्हारी दादू को बताया कि मुझे थप्पड़ पड़ा है बड़ा जोरदार और मेरा कान अभी तक बंद है। तो दादी ने कहा कहाँ पे? तो मैंने बताया वो देखें सामने मेरी चारपाई पड़ी है वहां पे। तो एकदम दादी देख के बोली ये चारपाई कब डाली तुमने यहाँ पे? मैंने कहा दादी रात को। क्यों?
मुझे नींद नहीं आ रही थी, पंखे की हवा नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा मैं इधर पंखे के आगे ज़रा डाल लेती हूँ ताकि सही तरीके हवा लगती रहे, और मैं सो गई। फिर दादी बोली हैं, तुम्हें नहीं पता इस घर में कोई और हस्ती भी रहती है, और हर सुबह सुबह वो उठ के बाकायदा बाहर जाके वज़ू करते हैं, और वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ते हैं। और तुमने जब उनके रास्ते के अंदर चारपाई डाल दी और उस चारपाई पे छोटा बच्चा भी लेटा हुआ है, तो वो उस चारपाई के ऊपर से नहीं गुजरे, तुम्हें थप्पड़ मार के जगाया है। उन्होंने थप्पड़ गुस्से में जोरदार नहीं माना, अगर वो अपने सही गुस्से वाला थप्पड़ मारे तो इंसान की गर्दन दूर जा गिरे, जितनी खुदा ने उनको ताकत दी होती है। ये उन्होंने हल्का थप्पड़ मारा है, लेकिन इंसान के लिए उनका हल्का थप्पड़ भी बहुत खौफनाक होता है। ये इसलिए उन्होंने मारा है कि आज के बाद इस रास्ते के अंदर मत सोना। शायद तुम अकेली होती, वो ऊपर से गुजर जाते, बच्चा सोया हुआ था, उन्होंने थप्पड़ मार के तुम्हें हटाया उस जगह से कि हट जाओ। हमने नमाज पढ़नी होती है, और यहाँ वज़ू करने के लिए उनका रास्ता है, ये वाला दरवाज़ा जहाँ से वो गुज़रते हैं। और तब उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और तब मैंने माफ़ी मांगी, और मैंने कहा आज के बाद मैं कभी भी इस जगह पे इस अंदाज में नहीं सोऊंगी। रिदा ने मुझे जब ये कहानी भेजी तो उन्होंने एक और खौफनाक बात मुझसे पूछी है। कहते हैं कि सर, जिनका शुरू में मैंने कहा कि वालिद साहब के मरने पे वो बहुत गमज़दा हुई, दुखी हुई और बहुत टूट गई, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वो कहते हैं जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे तो उन्होंने मुझसे ये बात बार बार कही थी। पहली दफ़ा जब उन्होंने देखा था उन्हीं की ज़बानी, मेरे बाबा बताते हैं कि मैं रात को लेटा हुआ था कि मेरी आंख खुल गई उस हंसी की आवाज से कि तुम्हारी खाला जोर जोर से हंस रही थी। मेरी आंख खुल गई और मैं एकदम से आंखों को ऐसे मला, ये आवाज़ कहाँ से आई है? तो पता लगा एक हंसने की सी आवाज़ है। मैंने इधर उधर देखा तो तभी मेरी निगाह सामने तुम्हारी खाला की तरफ पड़ी। तुम्हारी खाला सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, जोर जोर से कहके लगा रही थी। इतने जोर जोर से रात के इस पहर वो कहके लगा रही थी कि मेरी आंख खुल गई और मैं परेशान हो गया, क्या हुआ है रात के टाइम इनको कि वो इतने जोर जोर से कहके लगा रही हैं। और मैंने तभी लेटे लेटे उनको आवाज दी, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं थी। और मैं परेशान ये हो गया था कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सामने आके मेरे कहके लगा रही हैं। मैं क्या समझूं इसको? एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया से गुजर चुका हो, आपके सामने रात को मौजूद हो और कहके लगा रहा हो, तो आप एकदम से परेशान हो जाएंगे। मैंने उनको देख के उनका नाम पुकारा कि उनसे पूछ सकूं कि आप क्यों हंस रही हैं, लेकिन उन्होंने मेरा नाम सुन लिया, मेरा पुकारना उन्होंने सुन लिया, लेकिन वो अपने कहके लगाती रहीं, चुप नहीं हुई, और उसके बाद वो चली गई। मैं लेटा रहा, मैं परेशान रहा कि ये क्या माजरा है। 2 रातें 3 रातें सुकून से गुजर गई। फिर एक रात मेरी आंख खुली, सेम वही मंजर था, हंसने की आवाज़, खाला सामने खड़ी हंस रही थी। इस बार मैं लेटा नहीं रहा, मैं उठ के बैठ गया। ये दूसरी दफ़ा हो रहा था और मैंने उनको देखा वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगा रही हैं। और तब मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों कहके लगा रही हैं आप? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनसे पूछता रहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ कहके लगाती रही और कहके लगाती लगाती वहां से चली गई। फिर कुछ रातें खैरियत से गुजरी। उसके बाद फिर से वही मैंने मंजर देखा, वो सामने आई, फिर से मेरे सामने आके वो कहके लगा रही थी। फ़र्क ये था कि जूं जूं दिन गुजरते जा रहे थे
वो दूर खड़े होकर जो कहके लगाती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आके, थोड़ा थोड़ा करीब, यानी एकदम करीब नहीं आ गई थी, थोड़ा थोड़ा करीब आती जा रही थी और कहके लगाती जा रही थी। लेकिन वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी सिवाय कहके लगाने के, और उनको मैं कहके लगाता हुआ देखता रहा। जब 5-6 दफ़ा उनके साथ ऐसा हो गया तो उन्होंने फिर रिदा को बुलाया और कहा, रिदा मैं परेशान हूँ। उन्होंने कहा, बाबा क्या हुआ है? उन्होंने कहा, बेटा मैं आजकल तुम्हारी खाला को सामने देखता हूँ कहके लगाते, वो बहुत ज़्यादा रात को ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती हैं, कहके लगाती हैं। मैं उनसे कोई बात करता हूँ, मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती, सिर्फ कहके लगाती रहती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूं, यह कभी कभी लगता है हकीकत है। रिदा ने कहा, बाबा आप कोई ख्वाब देख रहे हैं, आप परेशान ना हो, आपने मुझे बताया है, मैं देखती हूं मैं क्या कर सकती हूं। रिदा ने फैसला किया कि अब मैं रात को किस टाइम जाग के देखूंगी कि क्या बाबा उठ के बैठते हैं, क्या खाला आती हैं, क्या वो खाला आके कहके लगाती हैं, या बाबा का ख्वाब है। अगली रात मैं उठ के बैठी, जागती रही, और मैंने देखा कि बाबा लेटे हुए थे कि थोड़ी देर के बाद वो उठ के बैठ गए। आंखें उनकी बंद थीं, नींद की सी हालत में थे, ख्वाब की सी कैफियत में थे, और सामने खाला को मुखातिब कर रहे थे। मैंने उस सिमत देखा जिस सिमत वो खाला को मुखातिब कर रहे थे, वहां पे उस तरफ कोई भी नहीं था। लेकिन वो कह रहे थे कि तुम क्यों हंस रही हो, क्या हुआ है, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती। कुछ देर बैठे रहे, आगे से हंसने की आवाज़ आती रही, उनको आ रही थी, मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सामने कोई नहीं था, और बैठे रहे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद लेटे, और पहले ही सोए हुए थे, आंखें बंद थी, फिर लेट गए। अगली सुबह मैंने पूछा, बाबा क्या रात खाला को देखा था? तो वो कहते हैं, हाँ मैंने फिर से देखा था। अच्छा, मैं एक गलती कर रहा हूँ, मुझे सही नहीं पता, अल्लाह मुझे माफ़ करे। उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि खाला मर गई थी या जिंदा थी, क्योंकि मुझे अभी एकदम याद आया, वो ख्वाब देखते थे। बेटी को ऐसे बताया था कि मैं तुम्हारी खाला को देखता हूँ, वो रात को आके ख्वाब लगाती, मेरे सामने आके कहके लगाती हैं। उन्हें मेंशन नहीं किया खाला जिंदा या मुर्दा, इसलिए मुझे सही आइडिया नहीं है। तो बेटी ने बताया कि बाबा मैंने रात भी देखा है कि खाला तो नहीं थी, मैं आपको ये केयर करने के लिए जागती रही हूँ, और मैंने देखा है कि आप उठ के बैठे हैं, आपकी आंखें बंद थीं, सामने कोई भी नहीं था, लेकिन आप उनसे बोल रहे थे, उनसे आप बात कर रहे थे, और ये सारा कर रहे थे, और उसके बाद आप सो गए। वो बोले, शायद फिर मैं ख्वाब में देखता हूँ, तुमने अगर ये सब अपनी आंखों से देखा है, फिर एक ख्वाब है, शायद मैं ख्वाब में देखता हूँ। और उसके बाद वो 4 महीने तक मुसलसल ये ख्वाब देखते रहे, और रोज़ाना रिदा कहते हैं, मेरे बाबा मुझे बताते कि मैं यही वही ख्वाब बार बार देख रहा हूँ, तुम्हारी खाला आती हैं, कहके लगाती हैं, और बोलती नहीं है मुझसे। मेरे ख्याल में खाला मर गई हैं, क्योंकि वो अगर होता तो खाला से बात कर लेते, उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मेरी एक अपनी कॉमन सेंस है, खाला अगर ज़िंदा होती तो खाला से पूछा जा सकता था कि आप आती हैं, ये है वो है। लेकिन क्योंकि आगे जो सवाल किया उन्होंने मुझसे, उस पर डाउट पड़ता है कि शायद खाला ज़िंदा हो। 4 महीने बाद उनकी अचानक डेथ हो जाती है, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। वो ठीक थे, हंसते खेलते थे, कोई बीमारी का शिकार नहीं थे या बिस्तर पे नहीं थे, ऐसा नहीं था। बहरहाल वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद वो कहती हैं, हमने एक बाबा जी थे, उनके पास गए और उनसे ये पूछने की कोशिश की कि जब बाबा हमारे अब्बा जी अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके बाद हमने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे वो एक ख्वाब देखते रहे 4 महीने तक कि हमारी खाला उनको नज़र आती थी, हंसती थी, वो उनसे बात करते थे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती थी, हंसती रहती थी, ये क्या माजरा है? तो उन्होंने बताया है कि ये जादू की अलामत थी, तुम्हारे बाबा पर जादू किया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हुई है। तो उन्होंने मुझसे भी सवाल पूछा कि मदर साहब आपसे ये पूछना है, क्या वो जादू की वजह से मरे हैं या वो खुद ही तिबी मौत मर गए हैं? तो मेरी बहन, मैंने आपके वाले साहब की तस्वीर देखी, आपके वाले साहब जादू की वजह से नहीं मरे। वो अल्लाह को अगर प्यारे हुए तो वक्त मुकर्रर है मौत का, तो अपने मुकर्रर वक्त पे इस दुनिया से कहें, जादू की वजह से नहीं मरे। जिस भी शख्स ने आपको बताया कि वो जादू की वजह से मरे हैं, तो गलत बयानी की है, जादू की वजह से आपके वाले साहब की मौत
नहीं हुई। बाकी ख्वाब का देखना, इसके ऊपर मैं एक तफसील से वीडियो बना चुका हूँ। ख्वाबों की ताबीर के लिए इंसान का जहनी तौर पे परेशान ना हो। कोई भी ख्वाब अगर आप उसकी ताबीर देखना चाहते हैं तो पहली शर्त यह है, जो शख्स ख्वाब देख रहा हो वो ये गवाही दे कि मैं जहनी तौर पे कतअन परेशान नहीं हूँ, रिलैक्स हूँ। दूसरा, बावजू हो के वो सोया हो। तीसरा, किस टाइम पे उसने ख्वाब देखा था, वो बड़ा मैटर करता है। अब मसला ये है, पहली शर्त ही पूरी नहीं होती। कौन है आज के दौर में इंसान जो उलझा हुआ नहीं है? सिर्फ एक शख्स के जो उलझा हुआ नहीं है, वो है अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा या अल्लाह की नेक बंदी, जिसका अल्लाह पे यकीन कामिल है, जिसका अल्लाह पे तवक्कल है, इतना ज़्यादा तवक्कल है उसको कल की फिक्र ही नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो उसका तो जुमला एक है, या अल्लाह जो तेरी रज़ा। तो उसके दिमाग में कोई परेशानी नहीं होती। उसका अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह पे यकीन काबिल इतना होता है, उसका दिमाग परेशान होता ही नहीं है। ऐसी बंदी या बंदा जिसका अल्लाह पे इतना तवक्कल हो और यकीन कामिल हो, उसके लिए भी शर्त है कि वो बावजू हो के सोया हो या सोई हो। इतना नेक बंदा, अल्लाह का वली, मर्द या औरत, उलझा हुआ दिमाग नहीं है, फिर भी शर्त है वो आप बावजू सोई हो, बावजू सोया हो। और टाइम दिन का नहीं होना चाहिए, रात का इतने बजे से लेके इशा की नमाज से लेके फजर की अजानों से पहले जो ख्वाब देखा जाता है उसकी ताबीर होती है। तो इसलिए हम लोग इस पर पूरा उतर ही नहीं सकते, इसलिए ख्वाबों की ताबीर ना पूछा करें। लोग एवं डायरेक्ट ताबीर बता देते हैं और उसके बाद इंसान दिमाग पे उस ताबीर को सवार कर लेता है और उसके साथ वो होना नहीं होता, वो बुरी ताबीर उसको बताई जाती है तो वो अपने खौफ की वजह से ज़हन पे सवार कर लेता है कि मेरे साथ बुरा होने वाला है, और उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो उसने दिमाग पे सवार की होती है उसके साथ बुरा हो जाता है। उसके साथ होना नहीं था क्योंकि उसको डराया गया, उसके लाशूर में वो बात बैठ गई, वो उसी तरह मुसलसल सोचता रहा और क्या हुआ, उसके मुसलसल नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं लगा रहा था, वो अपनी नेगेटिव एनर्जी लगा रहा था। क्या बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है, मैंने ख्वाब देखा है। तो इतना उसने नेगेटिव एनर्जी लगाई कि उसके साथ बुरा हो गया, और जब उसके साथ बुरा हो गया तो उसने कहा देखा मुझे तो पहले पता था बुरा होना है, हो गया। तो इसलिए ख्वाबों को सीरियस ना लिया करें, और कोई भी इंसान किसी के जादू के ज़रिए मर नहीं सकता, याद रखिएगा, मौत का वक्त मुकर्रर है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए जी, इंशाल्लाह आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का मैं हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिस पे आपने कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं, कहानी का वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। लेकिन जिस तरह रिदा ने मुझे लिख दिया, आप लोग भी प्लीज़ ये लाजमी किया करें। रिदा ने कहा जी मेरा नाम ये है, मैं लाहौर के फ़लाँ शहर में रहता हूँ, सब तफसील से बता दिया, लेकिन आप इसको मेरा नाम रियल बताइएगा, बाकी फ़र्जी कर दीजिएगा। तो आप भी ये मेंशन कर दिया करें कि नाम आपका रियल बताना है, बाकी जगह रियल बतानी है, या क्या क्या चीज़ मैंने फ़र्जी बतानी है। और जब आप कहानी मुझे सेंड करेंगे, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके करें या लिख के करें, तो आप उसको पहले सेंड कर दें। जब सेंड हो जाए तो उसके बाद लास्ट में एक लफ्ज़ लिखना है स्टोरी, STORY, स्टोरी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे कहानी सेंड की है और उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर नोट कर लीजिए, इस पर आपने स्टोरी को सेंड करना है, +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।